समर्थ ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। रुद्र ने देखा कि समर्थ ने सिहल वर्ष पवित्र भूमि के नए शिष्य की वर्दी पहनी हुई थी। यह लड़का डरता था कि कहीं लोग इसे न देख लें, इसलिए उसने नए शिष्य का टोकन अपनी कमर पर लटका रखा था। वह पूरे रास्ते इठलाता हुआ आया और उसने बहुत सारा ध्यान आकर्षित किया। कई युवा मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले जो बाहर हो गए थे, समर्थ को जलन भरी लाल आंखों से देखते थे और चाहते थे कि वे उसकी जगह ले सकें। सिहल वर्ष पवित्र भूमि महान सिहल राजवंश के भीतर अभ्यास के लिए एक पवित्र स्थान है। अगर युवा मार्शल आर्ट्स अभ्यास करने वाले चयन के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकें तो वे भविष्य में तेजी से बढ़ेंगे और अपने साथियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। बस आपको सिहल वर्ष पवित्र भूमि में 1 या 2 साल रहना है और आपका अभ्यास स्तर आपके साथियों से एक स्तर ऊपर होगा और शायद यह एक उच्चतर क्षेत्र भी हो सकता है। रुद्र, तुमने मुझसे यह छुपाने में बहुत मेहनत की। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, वरना तुम मुझे किसी दिन एक शीर्ष स्तर की मार्शल आत्मा पकड़ने ले चलो। समर्थ ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्र को समर्थ द्वारा पहचान लिए जाने से आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उस दिन रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में वह साफ नहीं देख सका था, लेकिन जब तक समर्थ मूर्ख नहीं था, वह जी बैन तौर पर अनुमान लगा सकता था। क्या तुम्हारी शीर्ष ग्रेड मार्शल आत्मा तुम्हारे परिवार ने पाली है? क्या तुम इसे जब चाहो ले सकते हो? रुद्र ने समर्थ की ओर देखा और कहा, अगर कोई स्वर्गीय मार्शल आत्मा हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ सकता हूं, लेकिन अगर नहीं है तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए कोई स्वर्गीय ग्रेड नहीं है। मुझे पता है कि 2 अर्ध स्वर्गीय ग्रेड हैं और केवल मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। बिल्कुल कोई और अर्ध स्वर्गीय ग्रेड के स्थान को नहीं जानता। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अभी रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में जाएं और उन 2 अर्ध स्वर्गीय ग्रेड को पकड़ लें? अर्ध स्वर्गीय ग्रेड मार्शल आत्मा। रुद्र का दिल थोड़ा हिला। अब प्रकाश मार्शल आत्मा का परिवर्तन पूरा हो गया है और यह सीधे निर्माण चरण में प्रवेश कर गया है। ग्रेड अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें टेलीपोर्टेशन की क्षमता है जिसे रुद्र लगातार इस्तेमाल कर सकता है। यह 100 फीट तक टेलीपोर्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की मार्शल आत्मा अभी निर्माण चरण में प्रवेश की है। अगर यह दूसरी मार्शल आत्माओं को खिलाना जारी रख सके तो यह तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा भ्रम से उबरने के लिए भी बहुत सारी मार्शल आत्माओं की जरूरत होती है और मार्शल आत्मा दुनिया एक अच्छी जगह है। मैं पहले अपने चाचा और साक्षी को ठीक कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में जाऊंगा। रुद्र ने कहा, ठीक है रुद्र, पहले बात कर लें। मुझे एक अर्ध स्वर्गीय मार्शल आत्मा चाहिए। समर्थ ने खुशी से कहा। वह लंबे समय से एक अर्ध स्वर्गीय मार्शल आत्मा पर नजर रखे हुए था और उसे कभी मौका नहीं मिला। ठीक है, रुद्र ने सहमति दी। समर्थ और भी खुश हो गया और जल्दी से साक्षी और यशवीर की चीजें उठाने में मदद करने लगा। बेहोश हालत में येलिंग ने लंबी पालकी को सिहल वर्ष पवित्र भूमि में ले जाया। दूर से 2 आंखें घूर रही थीं, जिनमें से एक में पछतावा और अनिच्छा भरी थी। वह सिहल वर्ष पवित्र भूमि का नया शिष्य बन गया है। अनाया ने अनिच्छा से दांत पीसते हुए कहा। उसकी तलवार चली गई थी और अब वह सिर्फ एक साधारण मार्शल कलाकार थी। चिंता मत करो, वह ज्यादा दिन नहीं जिएगा। गर्वित के गाल थोड़े से हिले। इस बार वह भी चयन में असफल रहा था। वह पास होने से बस कुछ अंक दूर था, लेकिन फिर भी वह चयन पास नहीं कर सका। अनाया ने तलवारबाजी की अपनी क्षमता खो दी थी और वह चयन में असफल हो गया था, जिससे स्थिति और खराब हो गई थी। इस बार उन्हें आन हवेली से लौटने पर निश्चित रूप से कठोर सजा मिलेगी। हालांकि रुद्र सिहल वर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश कर गया था, गर्वित को रुद्र के उदय की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने श्रीवास्तव परिवार के वंशज को मार डाला था। श्रीवास्तव कबीला 3 प्रमुख शाही परिवारों में से एक। अगर वे अपने पैर पटक दें तो पूरा शाही राजधानी कांप सकता था। गर्वित का मानना था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब रुद्र को और भी क्रूर बदला का सामना करना पड़ेगा। रुको, फिर हमारे लिए आसान नहीं होगा और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा।
गर्वित ने दांत पीसे। इस समय सिहलवर्ष पवित्र भूमि में एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए लड़की दिखाई दी और यह लड़की रुद्र की ओर चली और उसे रोक लिया। जब गर्वित ने इस लड़की को देखा तो वह रुक नहीं सका, क्योंकि यह लड़की न केवल तीसरी पीढ़ी की शिष्या थी बल्कि सिवाना युद्ध समूह की सदस्य भी थी। सिवाना युद्ध समूह सिहलवर्ष पवित्र भूमि में 5 युद्ध समूहों में से एक है। इसमें पहली से तीसरी पीढ़ी के शिष्य शामिल हैं। ये शिष्य सभी सावधानी से चुने गए हैं और सिहलवर्ष पवित्र भूमि में चयन पास करने वाले मार्शल कलाकारों में शीर्ष पर हैं। सिवाना युद्ध समूह की वर्तमान नेता राजकुमारी दीक्षा है। राजकुमारी दीक्षा का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था, जो 3 शाही परिवारों में से एक है। उसके पास असाधारण प्रतिभा है। अपनी बेहद उच्च प्रतिभा के कारण उसे महान सिहल राजवंश द्वारा राजकुमारी की उपाधि दी गई थी, लेकिन उसके पास रोहिल राजकुमारी जैसी उपाधि नहीं थी। फिर भी यह अब वह चीज नहीं थी जिसकी तुलना आम लोग कर सकते थे। क्या रुद्र उस सिवाना युद्ध क्षेत्र की लड़की को जानता है? गर्वित का चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी अभिव्यक्ति में बेकाबू जलन दिखाई दे रही थी। अगर रुद्र अकेला होता तो कोई बात नहीं थी। अगर उसके पास परिचित सहायक होते तो श्रीवास्तव परिवार के लिए रुद्र को मारना आसान नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मुझे रोकने में क्या गलत है। रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए सामने खड़ी लड़की को देखा। राजकुमारी दीक्षा ने मुझे भाई रुद्र को सिवाना के ठिकाने पर आने और बैठने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा है, सिवाना युद्ध समूह की लड़की ने कहा। गर्वित ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह दोनों के बीच की बातचीत को साफ सुन सकता था। जब उसने ये शब्द सुने तो गर्वित का चेहरा अचानक बदल गया। राजकुमारी दीक्षा ने व्यक्तिगत रूप से किसी को रुद्र को आमंत्रित करने के लिए भेजा था। रुद्र और राजकुमारी दीक्षा एक दूसरे को जानते हैं? ये कैसे हो सकता है? रुद्र को रोहिल राजकुमारी इशिका से परिचित होने की बात गर्वित को पता थी, लेकिन इशिका सिर्फ एक अकेली यात्री थी और रोहिल राजकुमारी की उपाधि होने के बावजूद भी उसका प्रभाव होना मुश्किल था। राजकुमारी दीक्षा अलग थी। वह न केवल पूरे सिवाना युद्ध समूह की कमान संभालती थी, बल्कि उसके पास शुआन कबीले का समर्थन भी था। यह कहा जा सकता है कि पृष्ठभूमि और क्षमता के मामले में महान सिहल शाही परिवार की राजकुमारियों को छोड़कर वास्तव में बहुत कम लोग थे जो राजकुमारी दीक्षा के बराबर हो सकते थे। वैसे भी राजकुमारी दीक्षा ने व्यक्तिगत रूप से किसी को उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा था। राजकुमारी दीक्षा का व्यक्तिगत रूप से किसी को भेजकर आमंत्रित करना यह दर्शाता था कि राजकुमारी दीक्षा रुद्र को बहुत महत्व देती थी, वरना वह व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं भेजती। अगर रुद्र राजकुमारी दीक्षा की लाइन में चढ़ जाता है तो श्रीवास्तव परिवार के लिए रुद्र को छूना मुश्किल हो सकता है। मुख्य बात यह है कि रुद्र शायद भविष्य में प्रसिद्धि की ओर बढ़ेगा। यह देखकर गर्वित का गाल और भी तेजी से हिला। उसने मूल रूप से सोचा था कि रुद्र ज्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन उसे ऐसी बदलाव की उम्मीद नहीं थी। मुझे खेद है, मैं और राजकुमारी दीक्षा एक दूसरे को नहीं जानते। क्या आप वापस जाकर रिपोर्ट कर सकती हैं? मुझे अभी अपने परिवार को ठीक करना है। अगर कुछ होता है तो मेरे पास आकर मुझे ढूंढें। रुद्र ने मौके पर मना कर दिया। रुद्र, यह राजकुमारी दीक्षा है, समर्थ ने जल्दी से कहा, लेकिन रुद्र ने उसे एक नजर डाली और वह जल्दी से चुप हो गया। सुनहरे मार्शल वस्त्र में लड़की ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी राजकुमारी दीक्षा के निमंत्रण को व्यक्तिगत रूप से मना कर देगा। आपको पता है, यह राजकुमारी दीक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया निमंत्रण है। यह वह चीज है जिसके लिए कई लोग मांग करते रहे हैं, लेकिन इसे वास्तव में ठुकरा दिया गया। भाई रुद्र, राजकुमारी दीक्षा शायद ही कभी दूसरों को आमंत्रित करती है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं इस तरह वापस जाऊं और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूं? मुझे चिंता है कि मेरे जीवन फिर से शुरू करने के बाद राजकुमारी दीक्षा नाखुश होंगी। सुनहरे मार्शल वस्त्र में लड़की ने रुद्र से कहा। वह मुख्य रूप से रुद्र को अपने परिवार के साथ सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करते हुए देख रही थी और उसकी पृष्ठभूमि रुद्र से मिलती जुलती थी और उसने भी अपने परिवार को चयन में भाग लेने के लिए लाया था।
इसलिए वह थोड़ी भावुक थी और उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर यह कोई और होता तो वह परवाह करने की जहमत नहीं उठाती। मुझे अभी भी अपने परिवार की व्यवस्था करनी है। मेरे पास अभी समय नहीं है। बस मेरे निर्देशों का पालन करें और जीवन में वापस जाएं। आप तैयार हैं? रुद्र ने सुनहरे मार्शल वस्त्र में लड़की से कहा। ठीक है। सुनहरे मार्शल वस्त्र में लड़की ने आह भरी। उसने पहले ही रुद्र को याद दिला दिया था। चूंकि रुद्र सुनना नहीं चाहता था तो उसे फिर से याद दिलाने का कोई मतलब नहीं था। तुरंत सुनहरे मार्शल वस्त्र में लड़की मुड़ी और चली गई। यशवीर और साक्षी चुप रहे, क्योंकि यह रुद्र का मामला था और स्वाभाविक रूप से यह रुद्र पर निर्भर था कि वह अपना निर्णय ले। रुद्र जो भी निर्णय लेता वे रुद्र के पक्ष में खड़े रहते। रुद्र, वह राजकुमारी दीक्षा थीं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा था। क्या आप जानते हैं कि राजकुमारी दीक्षा कौन है? वह 3 शाही परिवारों में से एक राठौड़ परिवार की सीधी वंशज है और अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें विशेष रूप से राजकुमारी की उपाधि दी गई थी। इतना ही नहीं, वह सिहल वर्ष पवित्र भूमि में 5 प्रमुख समूह क्या हैं? रुद्र इसके बारे में उत्सुक था। 5 युद्ध समूह कोई ताकत नहीं है, उन्हें केवल समूह माना जा सकता है। सिहल वर्ष पवित्र भूमि में अन्य ताकतों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन युद्ध समूहों को मौजूद रहने की अनुमति है। समर्थ ने कहा, सिवाना 5 युद्ध समूहों में से एक है। यह युद्ध समूह काफी अनोखा है। यह केवल महिलाओं को भर्ती करता है और पुरुषों को शायद ही कभी लेता है। इन युद्ध समूहों में शामिल होने के क्या फायदे हैं? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह शामिल होने की बात नहीं है, यह चुने जाने की बात है। केवल उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों को ही युद्ध समूह द्वारा देखा जा सकता है और फिर युद्ध समूह में चुना जा सकता है। समर्थ ने सिर हिलाया। युद्ध समूह में शामिल होना इतना आसान नहीं है। आपको कई चयनों से गुजरना पड़ता है और युद्ध समूह में औपचारिक और रिजर्व सदस्य भी होते हैं। औपचारिक सदस्य बहुत कम होते हैं और रिजर्व सदस्य बहुमत में होते हैं। सामान्य तौर पर औपचारिक सदस्य बनने के लिए आपको कई मूल्यांकनों को पास करना पड़ता है। फायदों की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत सारे हैं। युद्ध समूह में शामिल होने वाले मार्शल कलाकारों को इस सिहल वर्ष पवित्र भूमि में जी बैनशांग कोई धमकाने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा युद्ध समूह के पास अभ्यास संसाधन प्राप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध समूह के पास एक विरासत होती है। युद्ध समूह में अभी भी विरासत है? रुद्र ने आश्चर्य से समर्थ को देखा। बेशक, 4 युद्ध समूह हजारों सालों से मौजूद हैं। पिछले पीढ़ियों के युद्ध समूहों के नेताओं ने कुछ विरासत छोड़ी है और उनमें कई शक्तिशाली विरासतें हैं। जो लोग युद्ध समूहों के नेता बन सकते हैं वे सभी बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। भले ही वे सिहल वर्ष पवित्र भूमि छोड़ दें, बाद में बड़े होने पर वे 4 युद्ध समूहों में कुछ विरासत छोड़ते हैं, समर्थ ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और अब और सवाल नहीं पूछे। सिहल वर्ष पवित्र भूमि शिष्यों को अपने परिवार वालों को वहां रहने के लिए लाने की अनुमति देती है और जो परिवार वाले सिहल वर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं उनकी रक्षा की जाएगी। सिहल वर्ष पवित्र भूमि में कोई भी परिवार वालों से निपटने की हिम्मत नहीं करता। शिष्य के परिवार को सिहल वर्ष पवित्र भूमि के उत्तरी क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाएगा और वह क्षेत्र एक शहर की तरह है। बाहर और अंदर दुकानें हैं और इसका पैमाना छोटा नहीं है। क्या यह भाई अभी अभी शुरू हुआ नया शिष्य है? ल्यूयुए युद्ध क्षेत्र के नेतृत्व में जब तक यह भाई हमारे ल्यूयुए युद्ध क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार है, हमारा ल्यूयुए युद्ध क्षेत्र अपने संसाधनों का 30% आवंटित करने को तैयार है। एक लंबा और पतला आदमी जल्दी से समर्थ की ओर बढ़ा। जहां तक रुद्र की बात थी, उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। आखिरकार रुद्र की आभा बहुत कमजोर थी और पहली नजर में वह एक बेकार मार्शल कलाकार की तरह लगता था जिसकी ऊर्जा समुद्र क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा रुद्र ने नए शिष्य के कपड़े नहीं पहने थे और नया शिष्य टोकन पहले ही रख दिया गया था। समर्थ की तरह नहीं, जो इतना दिखावा करता था कि उसने नए शिष्य का टोकन अपनी कमर पर लटका रखा था और उस पर सोने की पन्नी की एक परत जड़ दी थी।
यह दूर से इतना चमकदार था कि इसे न देखना मुश्किल था। माफ करें, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बड़े युद्ध समूह से परिचित कराया है। समर्थ ने मना कर दिया। मुझे माफ करें। लंबा और पतला आदमी बकवास नहीं करता था और जल्दी से अगले की ओर दौड़ा। भाई, आप अभी अभी सिहलवर्ष पवित्र भूमि में आए हैं और आपको यहाँ की स्थिति जरूर नहीं पता होगी। हमारे लिए हुए युद्ध समूह में क्यों नहीं शामिल होते? पहला, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, और दूसरा, एक दूसरे से बढ़ने के लिए। रुद्र ने देखा कि लंबे और पतले आदमी जैसे कई लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, एक एक करके सवाल पूछ रहे थे, और युद्ध समूहों के नाम हर तरह के थे। क्या तुमने नहीं कहा कि केवल 5 युद्ध समूह हैं? फिर इतने सारे युद्ध समूह कैसे हैं? रुद्र ने समर्थ से पूछा। रुद्र, तुम्हें कुछ नहीं पता। सिहलवर्ष पवित्र भूमि में कई युद्ध समूह हैं, लेकिन वास्तव में केवल 5 युद्ध समूह ही मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि वे युद्ध समूह प्रसिद्ध नहीं हैं। कई युद्ध समूह जीवंत तौर पर एक व्यक्ति से बने होते हैं। समर्थ ने होंठ सिकोड़े। ये सिर्फ युद्ध समूह के नाम के लिए है, इनका कोई उपयोग नहीं है। क्या युद्ध समूह का नाम होने से कोई फायदा है? रुद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकार युवा पीढ़ी के शीर्ष लोग हैं। ये लोग मूर्ख नहीं हैं। वे कैसे स्वीबियन समूह का नाम लटका सकते हैं? हाँ, सिहलवर्ष पवित्र भूमि की समीक्षा पास करने वाले युद्ध समूह हर महीने 300 से अधिक उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध समूह जितना मजबूत होगा, रेटिंग उतनी ही ऊंची होगी, उतने ही अधिक उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर मिलेंगे। जैसे कि 5 प्रमुख युद्ध समूह हर महीने लगभग 10 लाख उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, समर्थ ने कहा। हर महीने लगभग 10 लाख उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर, क्या तुम्हें यकीन है? रुद्र ने समर्थ को घूरते हुए कहा। बेशक। समर्थ ने निश्चित रूप से सिर हिलाया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे पहले से ही निर्धारित निवास पर पहुंच गए थे। यहां का वातावरण काफी अच्छा था। एक बड़ा आंगन था। हॉल को छोड़कर पीछे अकेले 8 कमरे थे। साथ ही 4 गुप्त अभ्यास कक्ष थे, जो पूरी तरह से पर्याप्त थे। चाचा, बहन लैन, मैं आपको अभी से यहां रहने के लिए परेशान करूंगा, रुद्र ने थोड़ा अपराध बोध के साथ कहा। तू बच्चा क्या बोल रहा है? हम यहां रह सकते हैं। हमें कहां तकलीफ हो रही है? यह सिहलवर्ष पवित्र भूमि है और यह जगह मुफ्त आत्मा ऊर्जा से भरी हुई है। तू नहीं बताएगा? अगर तेरी साक्षी यहां अभ्यास करे तो उसे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। यशवीर ने रुद्र के कंधे पर हल्के से थपथपाया। तू भी बड़ा हो गया है। जो करना चाहता है कर। अगर चाचा की जरूरत पड़े तो शर्म मत करना, समझा? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। इस पल में दरवाजे के बाहर कुछ हलचल हुई। तीसरी पीढ़ी के शिष्य की वर्दी पहने एक युवक अंदर आया। उसके पीछे एक नया शिष्य और 6 युवा पुरुष और महिलाएं थीं। आप कौन हैं? यहां क्या करने आए हैं? समर्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तीसरी पीढ़ी के शिष्य के कपड़े पहने युवक ने समर्थ की ओर देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ भी नहीं समझता। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। यह जगह अच्छी है भाई, आप अब से यहां रह सकते हैं। मुझे भी लगता है कि यह आंगन अच्छा है, मेरे लिए बिल्कुल सही। नए शिष्य ने बार बार सिर हिलाया। यह हमारा निवास है, समर्थ ने गंभीरता से कहा। अब नहीं है। मुझे यह जगह पसंद आ गई है। आप अगले दरवाजे जा सकते हैं। नए शिष्य ने गर्व से समर्थ से कहा। आपको यह पसंद आ गई तो हमें हट जाना चाहिए। समर्थ गुस्से में आ गया। हालांकि वह आमतौर पर बाहर कायर की तरह दिखता था, वह जानबूझकर नाटक करता था। वास्तव में कायर नहीं था। आपको हटने के लिए कहना बहुत विनम्रता है। अगर आप और बकवास करते रहे तो मुझे आप पर अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। नए शिष्य ने समर्थ को घूरते हुए कहा। आप हम पर कैसे अशिष्ट होंगे? समर्थ ने वापस घूरते हुए कहा। मैं आपको सम्मान दे रहा हूं। आप शर्मिंदगी नहीं चाहते हैं ना? अभी यहां से निकल जाओ, वरना मैं आपको सिहलवर्ष पवित्र भूमि में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तीसरी पीढ़ी का शिष्य अचानक जिपू क्षेत्र के अभ्यास की आभा निकालने लगा, और यह आभा इतनी भारी थी कि समर्थ का चेहरा सांस के दबाव में थोड़ा पीला पड़ गया। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। वह मूल रूप से अपने चाचा और साक्षी के साथ
एक नया निवास व्यवस्थित करने की योजना बना रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसका अच्छा मूड खराब कर दिया। जब रुद्र कार्रवाई करने वाला था, तब 3 सुनहरे मार्शल वस्त्र पहने महिलाएं आंगन में चली आईं। अग्रणी महिला न केवल सुंदर थी, अच्छी तरह से संतुलित और पतली थी, बल्कि उसके पास एक नोबल स्वभाव भी था जो लंबे समय से शीर्ष पर था। जैसे ही वह चली, हवा के प्रवाह भी उसी के अनुसार जम गए। सिवाना युद्ध समूह, सिवाना, राजकुमारी दीक्षा। तीसरी पीढ़ी का शिष्य स्तब्ध रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो वह जल्दी से शांत हुआ और जल्दी से अपने भाई और दूसरों को एक तरफ खींच लिया। राजकुमारी दीक्षा ने तीसरी पीढ़ी के शिष्यों और दूसरों की ओर देखा और फिर रुद्र से पूछा, क्या ये लोग आपके दोस्त हैं? ये लोग परेशानी करने आए हैं और वे हमारी जगह छीनना चाहते हैं। रुद्र के बोलने से पहले समर्थ ने पहले कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता था कि यह सिवाना का क्षेत्र है। राजकुमारी दीक्षा, मैं गलत था। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। हम अभी चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं। तीसरी पीढ़ी का शिष्य इतना डर गया कि वह बेतरतीब ढंग से बोलने लगा। उसने जल्दी से अपने भाई और दूसरों को पकड़ा और बाहर भाग गया। रुकने की हिम्मत नहीं की। सिहलवर्ष पवित्र भूमि में अगर कोई सिवाना युद्ध समूह को नाराज कर देता है तो बहुत संभावना है कि वह सिहलवर्ष पवित्र भूमि में रह नहीं पाएगा। तीसरी पीढ़ी के शिष्यों और दूसरों के भाग जाने के बाद यशवीर और साक्षी चिंतित दिखे। यह सिवाना युद्ध समूह इतना शक्तिशाली था कि जिफू क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी के शिष्य भी इसे आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। अभी अभी रुद्र ने निमंत्रण ठुकरा दिया था और अब राजकुमारी दीक्षा व्यक्तिगत रूप से आ गई थीं। क्या वह रुद्र के लिए परेशानी पैदा करने वाली थीं? वे जितना सोचते गए, यशवीर उतने ही चिंतित होते गए। साक्षी ने अपने कपड़े कस लिए। हालांकि उसका अभ्यास स्तर बहुत कम था और वह रुद्र की मदद बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अगर उसका अभ्यास स्तर काफी ऊंचा होता तो उसे यहां खड़े होकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई रुद्र, मैंने अभी किसी को आपको आमंत्रित करने के लिए भेजा था। यह सच है कि मैं पर्याप्त ईमानदार नहीं थी। अब मैं आपसे माफी मांगती हूं और अपनी पिछली अशिष्टता के लिए माफी मांगती हूं। राजकुमारी दीक्षा ने रुद्र से कहा। न केवल समर्थ और यशवीर हैरान दिखे, बल्कि राजकुमारी दीक्षा के पीछे चल रही 2 महिलाएं भी हैरान दिखीं, क्योंकि वे शायद ही कभी राजकुमारी दीक्षा को किसी से माफी मांगते हुए देखती थीं, खासकर इस अर्धनष्ट मार्शल कलाकार से जो उनके सामने था। इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या थी? राजकुमारी दीक्षा व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने कैसे आ सकती थीं? दोनों महिलाओं ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन वे उसे कैसे भी देखें, रुद्र बस एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार था जो जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर था। इसमें कुछ भी खास नहीं था। मुझे नहीं पता कि राजकुमारी दीक्षा मुझसे क्या चाहती हैं, रुद्र ने पूछा। मैं भाई रुद्र को हमारे सिवाना युद्ध समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं। राजकुमारी दीक्षा ने गंभीरता से कहा। क्या? अपने आप को सिवाना युद्ध समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना? समर्थ चौंक गया। सिवाना युद्ध समूह की 2 महिलाओं ने हैरानी से देखा। उन्हें मूल रूप से लगा था कि राजकुमारी दीक्षा का रुद्र से कुछ और काम है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से रुद्र को सिवाना युद्ध समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। भाई, रुद्र की क्षमता के साथ हमारे सिवाना युद्ध क्षेत्र के सदस्य के रूप में सेवा करना भाई रुद्र के लिए बहुत अन्याय होगा। इसलिए मैं भाई रुद्र को सिवाना युद्ध क्षेत्र का उपनेता बनने के लिए कहना चाहती हूं, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। इन शब्दों के साथ समर्थ मौके पर ही स्तब्ध रह गया। प्रभारी, यह उपनेता को हल्के में नहीं दिया जा सकता। दोनों महिलाओं ने एक के बाद एक बोला। मैं सिवाना की कमांडर इन चीफ हूं और मेरे पास किसी को भी उप कमांडर इन चीफ नियुक्त करने की योग्यता है। क्या आप मेरे द्वारा लिए गए निर्णय की अवज्ञा करने जा रही हैं? राजकुमारी दीक्षा ने गंभीरता से कहा। दोनों महिलाओं ने जल्दी से चुप कर लिया। वे भी सिवाना की वरिष्ठ नेताओं में से एक थीं, लेकिन सिवाना की बॉस के पास उन्हें हटाने का पूर्ण अधिकार था। समर्थ ने रुद्र को उत्साह से देखा। यह शीर्ष तक एक कदम था। उपनेता के रूप में
सिवाना में शामिल होने का मतलब था कि उसके पास एक मजबूत समर्थन था और वह अभी भी बड़ी शक्ति रख सकता था। अगर रुद्र सिवाना का उपनेता बन जाता है तो क्या समर्थ भविष्य में सिंहलवर्ष पवित्र भूमि में बगल में नहीं चल सकेगा? साथ ही उपनेता दूसरों को सिवाना में शामिल होने के लिए भर्ती कर सकता है। जब तक रुद्र सिवाना का उपनेता बन जाता है तब वह भी सिवाना का सदस्य बन सकता है। यह भी संभव है कि वह रुद्र के पक्षपात के माध्यम से एक उच्च पद वाला व्यक्ति बन जाए। जितना वह सोचता गया, समर्थ उतना ही उत्साहित होता गया और उसके जीवन का भविष्य बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। रुद्र ने राजकुमारी दीक्षा की दया को स्वीकार किया। रुद्र ने मना कर दिया। मना कर दिया? सिवाना के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने रुद्र को अविश्वास से भरी आंखों से देखा। राजकुमारी दीक्षा ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया और उप कमांडर की स्थिति का वादा किया, फिर भी कोई इसे मना कर देगा? आपको पता है, जब तक राजकुमारी दीक्षा अपना मुंह खोलती है और उपनेता की स्थिति देने को तैयार होती है, सिंहलवर्ष पवित्र भूमि में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग इसके लिए होड़ करते हैं और यहां तक कि एक पीढ़ी के शिष्य भी सिवाना में शामिल होने को तैयार होंगे। आप, एक नए शिष्य, ने वास्तव में मना कर दिया। मैं यहां भाई रुद्र को हमारे सिवाना में उप प्रमुख के रूप में शामिल होने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित करने आई हूं। अगर भाई रुद्र को कोई असुविधा है या कोई अन्य शर्तें हैं तो बस उन्हें बताएं, राजकुमारी दीक्षा ने सख्ती से कहा। इन शब्दों के साथ सिवाना के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने राजकुमारी दीक्षा को आश्चर्य से देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि रुद्र सिर्फ एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार था। फिर राजकुमारी दीक्षा क्यों जिद कर रही थीं कि वह सिवाना में शामिल हो और एक उप प्रमुख के रूप में सेवा करे? मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है, रुद्र ने कहा। यह कोई समस्या नहीं है। भाई रुद्र, चिंता न करें, हम सिवाना आपको बंधन में नहीं रखेंगे, राजकुमारी दीक्षा ने जल्दी से कहा। जब तक आप शामिल होते हैं कुछ प्रतिबंध तो होंगे ही। मुझे खेद है, रुद्र ने मना कर दिया। रुद्र के दृढ़ रूप को देखकर राजकुमारी दीक्षा ने आह भरी और अपनी सुंदर आंखों से रुद्र को देखा। ऐसा कैसे करें? भाई रुद्र को जल्दी में मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सिवाना उपप्रमुख की स्थिति मैं इसे अभी के लिए भाई रुद्र के लिए रखूंगी। अगर भाई रुद्र अच्छी तरह से सोच लेते हैं तो कृपया मुझे कभी भी जवाब दें। सिवाना भाई रुद्र को किसी भी समय शामिल होने के लिए स्वागत करता है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार राजकुमारी दीक्षा ने यह बात कह दी थी। अगर वह मना करता तो वह दूसरों को नाराज कर देता। हालांकि रुद्र को डर नहीं था, लेकिन दुश्मन को उकसाने की कोई जरूरत नहीं थी। भाई रुद्र, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस सिवाना में मुझे ढूंढने आए। राजकुमारी दीक्षा ने बोलना खत्म किया और फिर वह दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुड़कर चली गईं। राजकुमारी दीक्षा के जाने के बाद समर्थ जल्दी से पास आया। रुद्र, अब और सोचने की जरूरत नहीं है। सिवाना उपकमांडर राजकुमारी दीक्षा को छोड़कर पूरा सिवाना आपके नियंत्रण में हो सकता है। समर्थ की आंखें चमक रही थीं। सिंहलवर्ष पवित्र भूमि के 5 प्रमुख समूहों में अकेले सिवाना में 100 से अधिक सदस्य थे और वे सभी प्रतिभाशाली स्तर के मार्शल कलाकार थे। मुख्य बात यह है कि लगभग सभी महिला सदस्य थीं, जो फूलों की तरह सुंदर थीं। अगर मैं सिवाना में शामिल हो जाऊं और उप प्रमुख बन जाऊं, तो हर महीने लगभग 10 लाख उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों में से मुझे कितना मिल सकता है? रुद्र ने समर्थ को देखते हुए पूछा। समर्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा सवाल पूछेगा। रुद्र को उसकी ओर देखते हुए देखकर उसने जल्दी से हिसाब लगाया और फिर कहा, अगर आप उप प्रमुख बन जाते हैं तो अन्य युद्ध समूहों के मूल नियमों के हिसाब से आपको हर महीने लगभग 80,000 उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर मिल सकते हैं। इतना कम? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। सिवाना में 100 से अधिक सदस्य हैं और वे सिर्फ कुछ ही नहीं हैं। लगभग 10 लाख उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर उनके पदों और योगदानों के अनुसार बांटे जाएंगे। समर्थ ने जल्दी से कहा। आप युद्ध समूह के लिए आवेदन कैसे करते हैं? रुद्र ने समर्थ को देखते हुए कहा। आप युद्ध समूह के लिए आवेदन करना चाहते हैं? समर्थ ने रुद्र को आश्चर्य से देखा। चूंकि युद्ध समूह लाखों उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर आवंटित कर सकता है, तो हम खुद एक बना सकते हैं।
रुद्र ने लापरवाही से कहा। 100 से अधिक लोगों के साथ लगभग 10 लाख उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर बांटने से क्या यह अलग युद्ध समूह बनाकर खुद बांटना बेहतर नहीं होगा? रुद्र, आपको युद्ध समूह बनाकर लाखों उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर बांटने की क्षमता नहीं मिलती। आपको 5 युद्ध समूहों के स्तर तक पहुंचना होगा। समर्थ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो हम 5 बड़े समूहों के स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं? रुद्र ने समर्थ को देखा। युद्ध समूह को कार्यों को पूरा करके योग्यता जमा करनी होगी और फिर कांस्य स्तर, चांदी स्तर, सोना स्तर, कमांड स्तर और अंत में राजा स्तर युद्ध समूह तक प्रगति करनी होगी। 5 युद्ध समूह पहले से ही राजा स्तर युद्ध समूह हैं, इसलिए वे लाखों उच्च ग्रेड आत्मा पत्थरों का वितरण प्राप्त कर सकते हैं। समर्थ ने जल्दी से कहा। आप पहले युद्ध समूह के लिए आवेदन करें। कार्यों की बात है, हम समय आने पर करेंगे, वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, रुद्र ने समर्थ से कहा। समर्थ मूल रूप से रुद्र को मनाना चाहता था, लेकिन रुद्र के स्वभाव के बारे में सोचकर उसने हार मान ली, क्योंकि उसे मनाया नहीं जा सकता था। सिवाना का उप प्रमुख पद। अगर राजकुमारी दीक्षा व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आती तो समर्थ मौके पर ही सहमत हो जाता। राजा स्तर युद्ध समूह का उपनेता बनना अच्छा नहीं है, आपको कांस्य स्तर से शुरू करना होगा। समर्थ ने आह भरी और रुद्र के निर्देशों के अनुसार वह सिहल लॉर्ड हॉल में युद्ध समूह के लिए आवेदन करने गया। रुद्र, हालांकि सिहल वर्ष पवित्र भूमि सुरक्षित है, लेकिन यह खतरों से भी भरी हुई है। तुम्हें हर चीज में सावधान रहना होगा। आखिरकार एक ऐसी जगह जहां मार्शल कलाकार एक साथ इकट्ठा होते हैं, खासकर प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों के बीच टकराव तो होंगे ही। यशवीर ने रुद्र को याद दिलाया। चाचा, चिंता मत करें, मैं सावधानी बरतूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। परीक्षित राजा ने अस्थायी रूप से पीछे हट लिया था, लेकिन रुद्र का मानना था कि वह कभी हार नहीं मानेगा, और सिहल वर्ष पवित्र भूमि के उपनेता देवदत्त भी आसानी से हार नहीं मानेंगे। रुद्र ने अनाया की तलवार के बारे में सोचा जो उसने पहले प्राप्त की थी। तलवार की मंशा को उसने अवशोषित कर लिया था और उसकी अपनी तलवार की मंशा की शक्ति लगभग 30% बढ़ गई थी। तलवार के अलावा अनाया की तलवार में तलवार सम्राट की विरासत भी थी। रुद्र ने अपने चाचा और साक्षी से बात करने के बाद वह गुप्त अभ्यास कक्ष में प्रवेश कर गया। राजकुमारी दीक्षा आगे चल रही थीं। उनके पीछे सिवाना के 2 वरिष्ठ अधिकारी करीब करीब चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बात करना बंद कर दिया। जो कहना चाहते हो कहो, राजकुमारी दीक्षा ने मुड़कर कहा। प्रमुख, मुझे समझ नहीं आता, आप उस नए शिष्य जिसका नाम रुद्र है को उप प्रमुख के रूप में भर्ती करने पर क्यों जोर दे रही हैं? उसकी आभा कमजोर है और उसका ऊर्जा समुद्र स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त है। वह जाहिर तौर पर एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार है। सिवाना की एक वरिष्ठ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जबकि दूसरी ने सहमति में सिर हिलाया। उसके मन में भी वही संदेह था। हालांकि वह अर्धनष्ट है, उसकी क्षमताएं असाधारण हैं। राजकुमारी दीक्षा ने जवाब दिया। क्या असाधारण है? सिवाना की वरिष्ठ ने पूछना जारी रखा। वह तलवार और शरीर का सह अभ्यासी है, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। तलवार और शरीर का सह अभ्यासी? सिवाना के 2 वरिष्ठ अधिकारी चौंक गए। शारीरिक अभ्यास और तलवार अभ्यास बेहद दुर्लभ थे, और मार्शल कलाकार जो दोनों का अभ्यास कर सकते थे वे और भी दुर्लभ थे। उन्हें आखिरकार समझ आया कि रुद्र, एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार, सिहल वर्ष पवित्र भूमि का नया शिष्य कैसे बन सका। यह तलवार और शरीर के सह अभ्यास के कारण था। भले ही वह तलवार और शरीर का सह अभ्यासी हो, उसका ऊर्जा समुद्र क्षतिग्रस्त है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है। बाईं ओर की सिवाना वरिष्ठ ने कहा। यह सभी जानते हैं कि ऊर्जा समुद्र मार्शल आर्ट्स की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, चाहे कितना भी क्षतिग्रस्त हो, यह अर्धनष्ट होने के बराबर है। अब रुद्र जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर है, लेकिन क्षतिग्रस्त ऊर्जा समुद्र के प्रभाव के कारण उसके लिए भविष्य में जिफू क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। जिफू क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना 1 लाख में 1 है। इतनी कम संभावना के साथ सफलता की आशा बेहद कम है। इसके अलावा अगर रुद्र सफलता हासिल करना चाहता है
तो उसे अन्य मार्शल कलाकारों की तुलना में दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक अभ्यास संसाधनों की खपत करनी होगी। हालांकि सिहल वर्ष पवित्र भूमि में अभ्यास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन वे रुद्र पर बर्बाद नहीं होंगे। आप वास्तव में सही हैं। 1,00,000 में एक की सफलता की संभावना वास्तव में बहुत कम है, लेकिन मेरा मानना है कि वह सिवाना के उपनेता बनने के योग्य है। कम से कम जब तक मुझे कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं मिलता, वह सबसे उपयुक्त सिवाना उप प्रमुख है। राजकुमारी दीक्षा ने गंभीरता से कहा। इन शब्दों को सुनकर सिवाना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने भौहें सिकोड़ लीं। राजकुमारी दीक्षा बहुत जिद्दी थीं। अभी उन्हें लगा था कि वे उसे मना सकती हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी नहीं लगा कि वह अपना मन बदलेंगी। एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार सिवाना का उप कमांडर कैसे बन सकता है? आपको पता होना चाहिए कि सिवाना कोई साधारण युद्ध समूह नहीं है, बल्कि सिहलवर्ष पवित्र भूमि में 5 युद्ध समूहों में से एक है। एक युद्ध समूह जो लगभग 1000 साल से विरासत में है। क्या आप बस किसी को ले सकते हैं? सिवाना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरों पर नाराजगी देखकर राजकुमारी दीक्षा ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रुद्र की क्षमताओं को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। विकासवादी दलदल से बनी लताओं पर खड़े होकर जब उसने रुद्र को उच्च स्तरीय अर्ध राक्षस जानवर एक श्रृंगी ड्रैगन सांप का सामना करते देखा, तो उसका विचार लियानवू के समान ही था। यानी रुद्र की संभावना एक श्रृंगी ड्रैगन सांप के मुंह में दुखद रूप से मरने की थी। अप्रत्याशित रूप से रुद्र ने एक तलवार से प्रहार किया जिसे वह अब तक कभी नहीं भूल सकती थी। उस तलवार की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि दूर से देख रही राजकुमारी दीक्षा के दिल में भी हल्की सी धड़कन हुई थी। इसके अलावा रुद्र का समय का आकलन, एक श्रृंगी ड्रैगन सांप से परिचितता और कम समय में पूरे जोर से निर्णय लेना, यह सब उसके उम्र के दूसरों के पास नहीं हो सकता था। उस समय राजकुमारी दीक्षा को एक एहसास हुआ कि रुद्र सिहल वर्ष पवित्र भूमि में कभी चुप नहीं रहेगा और भविष्य में निश्चित रूप से कुछ हासिल करेगा। इसलिए उसने रुद्र को सिवाना में भर्ती करने का फैसला किया। बेशक राजकुमारी दीक्षा का उस समय का विचार रुद्र को सिवाना के मध्य स्तर के प्रबंधक के रूप में भर्ती करना और रुद्र का कुछ समय तक निरीक्षण करना था, लेकिन जिस क्षण उसने रुद्र को देखा, उसने अपना मन बदल लिया। उसने मौके पर फैसला किया कि रुद्र सिवाना का उप प्रमुख बनेगा। अपने दर्जे के कारण राजकुमारी दीक्षा ने शाही राजधानी में अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी और उसने उन बड़े लोगों से भी मुलाकात की थी जिनसे आम लोग मुश्किल से मिल सकते थे। अपनी प्राकृतिक संवेदनशीलता के कारण राजकुमारी दीक्षा व्यक्तियों की विशिष्टता को उनके साथ मिलते ही महसूस कर सकती थी। लेकिन जिस क्षण उसने रुद्र को देखा, राजकुमारी दीक्षा को एक बेहद अनोखा एहसास हुआ। उसे वास्तव में रुद्र से खतरे का एक संकेत महसूस हुआ। यह वास्तव में अविश्वसनीय था कि एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार जो जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर था और तलवार और शरीर का सह अभ्यासी था, उसे यह एहसास दे सकता था। रुद्र को छोड़कर राजकुमारी दीक्षा ने किसी और के साथ यह एहसास कभी नहीं महसूस किया था। दुर्भाग्य से रुद्र ने इस बार मना कर दिया। उसने प्रभारी बनने से मना कर दिया। बाईं ओर की सिवाना वरिष्ठ ने कहा। इस बार उसने मना कर दिया। मैं कुछ दिनों में फिर से उससे मिलने जाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं है, अपनी ईमानदारी से, वह अभी भी सिवाना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगा, राजकुमारी दीक्षा ने कहा। फिर भी जाना है। सिवाना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। अगर राजकुमारी दीक्षा पहली पीढ़ी के शिष्य को उपनेता के रूप में ढूंढ रही होती, तो उन्हें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वह एक नए और अर्धनष्ट शिष्य को सिवाना का उपनेता बनाने पर अड़ी थीं और वे पूरी तरह से तैयार नहीं थीं। रुद्र के मन में प्राचीन गुप्त क्षेत्र में रुद्र क्रॉस लेग्ड बैठा था। अनाया की तलवार में निहित तलवार सम्राट की विरासत को सावधानी से समझ रहा था, जिसमें आकाश को भरने वाली सुनहरी तलवार की मंशा थी। ये तलवार की मंशाएं बेहद भयानक थीं। रुद्र प्राचीन गुप्त क्षेत्र के विकास के बारे में उत्सुक था। इसे न देखना ठीक था, लेकिन जब उसने देखा तो वह काफी हैरान हुए बिना नहीं रह सका।
इस तलवार सम्राट द्वारा अभ्यास की गई सभी मार्शल कौशल पृथ्वी स्तर से नीचे थे और उसके पास एक भी पृथ्वी स्तर का तलवार मार्शल कौशल नहीं था। हालांकि तलवार सम्राट द्वारा अभ्यास किए गए तलवार मार्शल कौशलों की संख्या 997 तक पहुंच गई थी, जिनमें से 300 तलवार और मार्शल कौशलों को चरम स्तर तक पहुंचाने में सक्षम होना, भले ही वे केवल पृथ्वी स्तर से नीचे हों। संचित तलवार की मंशा भयानक है। क्या आप मात्रा से जीतते हैं? रुद्र ने इस तलवार सम्राट द्वारा अपनाए गए मार्ग को समझा। यह स्पष्ट रूप से अभ्यास पर केंद्रित था और उसने शक्तिशाली मार्शल कौशलों का अभ्यास नहीं किया। उसे केवल श्वान स्तर के तलवार मार्शल कौशलों को चरम स्तर तक पहुंचाने की जरूरत थी ताकि मजबूत तलवार की शक्ति जमा हो सके। 300 प्रकार के वसंत स्तर के तलवार मार्शल कौशल चरम स्तर तक पहुंच गए थे। तलवार सम्राट को इस स्तर तक पहुंचने में कम से कम लगभग 100 साल लगे होंगे। जहां तक 600 तलवार मार्शल कौशलों की बात है, वे सभी छोटे स्तर से ऊपर थे और लगभग आधे बड़े स्तर तक पहुंच गए थे। इस तलवार सम्राट ने केवल 997 मार्शल कौशलों का अभ्यास किया है और वह अभी भी 1000 तलवारों तक पहुंचने से 3 कम है। अगर उसने सभी 1000 तलवार मार्शल कौशलों को चरम स्तर तक पहुंचा दिया होता तो वह किस स्तर की तलवार की मंशा जारी करता? रुद्र को नहीं पता, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। यहां तक कि यह तलवार सम्राट भी केवल 300 को चरम स्तर तक पहुंचा सका था और कियानबू को चरम स्तर तक पहुंचने से अभी भी बहुत लंबा रास्ता था। यहां तक कि सुदरस जैसे तलवार मास्टर ने भी पहले स्तर की तलवार मार्शल कौशलों को चरम स्तर तक नहीं पहुंचाया था। आखिरकार मार्शल कलाकारों की ऊर्जा सीमित होती है। अगर मैं अपने पहले स्तर की तलवार मार्शल कौशलों को अंतिम स्तर तक पहुंचा दूं तो क्या होगा? रुद्र ने अचानक सोचा, यह असंभव नहीं है। अगर यह पहले होता तो यह एक विलासिता होती। आखिरकार अभी भी 1000 वसंत स्तर के तलवार मार्शल कौशलों को ढूंढना बाकी था। इन तलवार और मार्शल कौशलों को ढूंढने में ही बहुत समय लग जाता। रुद्र ने अनुमान लगाया कि 1000 वसंत स्तर के तलवार और मार्शल कौशलों को इकट्ठा करने में कम से कम कई दशक लगेंगे। आखिरकार, हालांकि दुनिया भर में फैले हुए तलवार और मार्शल कौशलों की संख्या बहुत है, वे सभी विभिन्न स्थानों पर वितरित हैं। कई मार्शल कौशलों में तलवार मार्शल कौशल ही एकमात्र नहीं है, लेकिन अब रुद्र को इसे इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलवार सम्राट की विरासत वहां है। लेकिन यह तलवार सम्राट की विरासत अधूरी है। इसमें केवल 300 से अधिक तलवार मार्शल कौशल हैं और 97 चरम तलवार मार्शल कौशल हैं। विरासत का लाभ यह है कि आपको साधारण मार्शल कौशलों की तरह अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल विरासत के सार को समझने की जरूरत है। दूसरों के लिए इसमें अभी भी कुछ समय लगता है। जैसे अनाया ने पहले कहा था, उसने केवल थोड़ा सा सार समझा था। उसने केवल 50 से अधिक प्रकार के तलवार और मार्शल कौशलों को चरम स्तर पर महारत हासिल की थी और 100 से अधिक छोटे और बड़े स्तर के तलवार मार्शल कौशल। फिर भी वह बहुत मजबूत हो गई थी। अगर वह इस तलवार सम्राट की विरासत को समझने को पूरा कर लेती तो रुद्र को उसे हराने में कुछ मेहनत करनी पड़ती। प्राचीन गुप्त क्षेत्र की विकासवादी क्षमता इस क्षण में बेहद प्रभावी थी। रुद्र को केवल तलवार सम्राट की विरासत में सभी तलवार मार्शल कौशलों को जारी करने की जरूरत थी। फिर रुद्र ने इन विकसित मार्शल कौशलों को समझना शुरू किया। क्योंकि यह विरासत थी, रुद्र को अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल कदम दर कदम समझने की जरूरत थी। मार्शल कौशलों के अपने सार में विकसित होने के बाद रुद्र के लिए समझना बेहद आसान था। 1, 2 चरम स्तर पर तलवार मार्शल कौशलों की विरासत लगातार रुद्र द्वारा अवशोषित की जा रही थी। उसी समय उसकी तलवार की मंशा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी और उसके शरीर से निकलने वाली तलवार की रोशनी तेज और तेज होती जा रही थी। जब रुद्र ने 97 चरम तलवार मार्शल कौशलों की विरासत को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया तो रुद्र ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। गायन! वास्तविक तलवार की मंशा की एक किरण ने एक कठोर तलवार की चीख जारी की और फिर यह जमीन में घुस गई और 10 फीट की गहराई तक बढ़ गई, तब जाकर रुकी। मेरी तलवार की मंशा
100 फीट की सीमा के भीतर दुश्मन को चोट पहुंचा सकती है। रुद्र ने जमीन पर तलवार की मंशा को देखा। अनाया की तलवार की मंशा को निगलने के बाद उसकी अपनी तलवार की मंशा 30% बढ़ गई थी। अब 100 फीट ने वसंत स्तर के मार्शल कौशलों की चोटी तक पहुंच गया था। इसके तहत तलवार की मंशा एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी। पहले रुद्र की तलवार की मंशा मुश्किल से 10 फीट तक पहुंच सकती थी और यह दुश्मन को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। अब यह 100 फीट के क्षेत्र तक पहुंच गई थी और तलवार की मंशा बेहद मजबूत थी। अगर मैं बाकी तलवार और मार्शल कौशलों की विरासत को प्राप्त कर लूं तो मैं निश्चित रूप से तलवारबाजी के मार्ग में बड़ी प्रगति करूंगा। वर्तमान में अभी भी 200 से अधिक छोटे और बड़े स्तर के तलवार और मार्शल कौशल हैं जिनका मुझे अभ्यास करने की जरूरत है। जब वे चरम स्तर तक पहुंच जाएंगे तो मेरी तलवार की मंशा एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। रुद्र ने अपने दिल में सोचा। रुद्र अभ्यास जारी रखने वाला था जब उसे अचानक बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। आप अंदर नहीं जा सकते, मैं अभ्यास कर रहा हूं। साक्षी की आवाज आई। अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अभ्यास खत्म करने के बाद इसे बता दूंगी। मेरा समय कम है, मेरे पास आपके साथ यहां समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। उसे तुरंत बाहर आने दें और मैं बात साफ करने के बाद चली जाऊंगी। एक परिचित और अभिमानी आवाज आई। रुद्र ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। यह आवाज किसी ऐसी व्यक्ति की लग रही थी जिसे उसने अभी देखा था। सिवाना का एक वरिष्ठ सदस्य। रुद्र ने गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकल आया। इस क्षण में साक्षी गुप्त कक्ष के दरवाजे को रोक रही थी। जब उसने रुद्र को बाहर आते देखा तो वह जल्दी से बोली, भाई, उसने कहा कि उसे आपसे कुछ काम है। मैंने कहा कि आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं सुना और जबरदस्ती अंदर घुसने की जिद कर रही थी। मैं अपना समय लापरवाही से बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, अब जब आप बाहर आ गए हैं तो मैं बात को संक्षिप्त रखूंगी। अमृता ने रुद्र को उदासीनता से देखा और कहा, सिवाना लगभग 1000 साल से चला आ रहा है। यह सिहल वर्ष पवित्र भूमि में एक राजा स्तर युद्ध समूह है। सभी पीढ़ियों के उपनेता पीढ़ी के शिष्यों में से चुने गए शीर्ष लोग हैं। मैं, सिवाना, इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा हूं, कभी भी नए शिष्य को उपनेता बनने का उदाहरण नहीं रहा। आपने इतना कुछ कहा, आप क्या व्यक्त करना चाहती हैं? रुद्र ने अपने हाथ पीछे रखे। आज हमारी नेता व्यक्तिगत रूप से आपको हमारे सिवाना का उपनेता बनने के लिए आमंत्रित करने आई थीं। हम सभी सहमत हैं कि यह सिर्फ उनका आवेग था, अमृता ने कहा। मैंने मना कर दिया है, रुद्र ने कहा। यह सच है कि आपने मना कर दिया, लेकिन हमारी प्रभारी आसानी से हार मानने वाली लोग नहीं हैं। वह कुछ दिनों में फिर से आपके पास आएंगी। अमृता ने यह कहते हुए रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, मुझे उम्मीद है कि आप एक बात समझ लें, हर कोई सिवाना का उपनेता नहीं बन सकता। आप सिर्फ एक नए सदस्य हैं और अभी भी एक अर्धनष्ट मार्शल कलाकार हैं। अगर आप मेरे सिवाना के उप कमांडर बन गए तो मैं, सिवाना, जो लगभग 1000 साल से अच्छी प्रतिष्ठा बनाए हुए है, वह अब नहीं रहेगी। न केवल हम मुश्किल में पड़ेंगे, बल्कि आप भी मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए आपको इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। अमृता ने उदासीनता से कहा, क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? रुद्र ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। अगर आपको लगता है कि यह धमकी है तो ठीक है। वैसे भी मेरे शब्द यहां तक पहुंच गए हैं। कुछ दिनों में हमारी प्रभारी फिर से आपके पास आएंगी। आपको बेहतर समझदारी दिखानी चाहिए, वरना अगर आप सिवाना के उप कमांडर बन भी गए तो आपके लिए आसान नहीं होगा। अमृता की आंखें ठंडी हो गईं। मैं समझ गया, आप जा सकती हैं, रुद्र ने कहा। बस समझ जाओ। अमृता ने रुद्र को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और स्पष्ट हो गया। उसे लगा था कि रुद्र और सख्त होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी आसानी से खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ही अमृता दरवाजे से बाहर निकली, समर्थ वापस आ गया। जब उसने अमृता को देखा तो उसे अजीब लगा। क्या यह सिवाना का वरिष्ठ सदस्य अभी नहीं गया था? क्यों वापस आ गया? ज्यादा सोचे बिना समर्थ मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। रुद्र, मैं वापस आ गया। मैंने आपके कहे हुए युद्ध समूह के लिए आवेदन कर दिया है। इसका नाम सूर्यताल युद्ध क्षेत्र रखा है। नाम कैसा है? अच्छा लगता है ना?
मैंने आपके नाम और मेरे नाम को मिलाकर यह नाम चुना है। आज से आप सूर्यताल युद्ध क्षेत्र के नेता हैं और मैं उपनेता हूं। समर्थ ने खुशी से कहा। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे पास किसी दूसरे युद्ध समूह में पद है तो क्या तुम फिर भी किसी और युद्ध समूह में रह सकते हो? रुद्र ने समर्थ को देखते हुए पूछा। आपने अचानक यह क्यों पूछा? समर्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, रुद्र ने कहा। बेशक, कुछ अच्छे रिश्तों वाले युद्ध समूहों के नेता दूसरे युद्ध समूहों में अतिथि मंत्री का पद रखते हैं और वे हर महीने अतिरिक्त उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर भी ले सकते हैं। समर्थ ने जल्दी से कहा। राजा स्तर युद्ध समूह से अतिथि कितने उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर ले सकता है? रुद्र ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अतिथि मंत्री राजा स्तर युद्ध समूह के साथ कैसे बातचीत करता है। कुछ मुफ्त में होते हैं और कुछ ऊंचे स्तर पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा न केवल एक युद्ध समूह में अतिथि मंत्री का पद रखा जा सकता है, कुछ लोग कई युद्ध समूहों में अतिथि मंत्री का पद रखते हैं। हालांकि अतिथि मंत्रियों के लिए जरूरतें बहुत ऊंची होती हैं और इसके लिए मजबूत क्षमता की जरूरत होती है। समर्थ ने कहा। आप सचमुच एक से ज्यादा में रह सकते हो? रुद्र थोड़ा हैरान हुआ और फिर पूछा। युद्ध समूह के अतिथि के रूप में क्या कोई जरूरतें या प्रतिबंध हैं? अतिथि के पास युद्ध समूह में कोई अधिकार नहीं होता और वह युद्ध समूह को प्रबंधित नहीं कर सकता। केवल जब युद्ध समूह को अतिथि से कार्रवाई करने की जरूरत होती है तभी अतिथि से संपर्क किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में अतिथि से संपर्क नहीं किया जाता, समर्थ ने कहा। समझ गया। रुद्र ने समर्थ के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब से तुम सूर्यताल युद्ध समूह के नेता बनोगे और मैं अतिथि बनूंगा। आप अतिथि बन रहे हैं, आप प्रभारी क्यों नहीं बनते? क्यों? समर्थ हैरान रह गया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए प्रभारी बनना या अतिथि बनना एक ही बात है। रुद्र ने हाथ हिलाया। सिहल वर्ष पवित्र भूमि में नए सदस्यों के शामिल होने के बाद उन्हें एक जांच अवधि से गुजरना पड़ता है। इस अवधि के दौरान नए सदस्य तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के लाभ का आनंद नहीं ले सकते और यह समय लगभग 3 महीने का होता है। 3 महीने तक सिहल वर्ष पवित्र भूमि के विभिन्न संसाधनों और लाभों का आनंद न ले पाना रुद्र के लिए ये 3 महीने की जांच का समय बर्बादी था। चूंकि वह इसका आनंद नहीं ले सकता था, रुद्र ने खुद इसे लेने की पहल की। चलो रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में चलते हैं, रुद्र ने समर्थ से कहा। ठीक है। समर्थ ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। वह उन 2 अर्ध स्वर्गीय मार्शल आत्माओं के बारे में लंबे समय से सोच रहा था। अब रुद्र आखिरकार उसे रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में ले जा रहा था। रुद्र के लिए सूर्यताल की कमान क्यों नहीं संभालनी चाहिए, इसके बारे में समर्थ लंबे समय से भूल चुका था। वैसे भी यह सिर्फ एक छोटा सा युद्ध समूह था। प्रभारी बनना या न बनना कोई मायने नहीं रखता था। रुद्र ने अपने चाचा और साक्षी से बात करने के बाद समर्थ को लेकर उत्तरी जिले से निकल गया। दोनों सिहल वर्ष पवित्र भूमि से बाहर निकले। शाही राजधानी में होने के कारण रुद्र को डर नहीं था, क्योंकि उसने सिहल वर्ष पवित्र भूमि के नए शिष्य की वर्दी पहनी हुई थी, जो सिहल वर्ष पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करती थी। स्वाभाविक रूप से कोई भी खुले तौर पर उस पर हमला करने और उसे मारने की हिम्मत नहीं करता था। जब रुद्र समर्थ को एक यूनिकॉर्न घोड़ा किराए पर लेने के लिए ले जा रहा था, रुद्र रुक गया, क्योंकि उसने सामने एक परिचित व्यक्ति को देखा। धुर्वेंद्र ने रुद्र को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह थोड़ा हैरान था, क्योंकि रुद्र उसे पहले से अलग एहसास दे रहा था। तलवार की मंशा गहरी और मजबूत थी। रुद्र की तलवार के मार्ग में उपलब्धियां तलवारबाजी के मास्टर स्तर से ऊपर पहुंच गई थीं, और यह स्तर तलवारबाजी का राजा था। यह स्पष्ट था कि रुद्र तलवारबाजी के राजा के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन उसका अभ्यास अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। एक मार्शल कलाकार जिसका अभ्यास केवल जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर है, लेकिन तलवारबाजी की कला में उसकी उपलब्धियां अर्ध तलवार राजा के स्तर तक पहुंच गई हैं। यह पहली बार था जब धुर्वेंद्र ने ऐसा देखा था। मुख्य बात यह थी कि रुद्र सिहल वर्ष पवित्र भूमि में केवल 1 दिन से था
और उसमें इतने बड़े बदलाव आ गए थे। इस समय धुर्वेंद्र गायब हो गया। जाहिर तौर पर धुर्वेंद्र नहीं चाहता था कि समर्थ उसे देखे, इसलिए वह सीधे गायब हो गया। मुझे कुछ काम है, तुम पहले रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र में जाओ और मैं वहां पहुंचने पर तुमसे मिलूंगा, रुद्र ने समर्थ से कहा। रुद्र, आप नहीं जाएंगे, है ना? समर्थ ने चिंतित होकर पूछा। मैंने कहा कि जाऊंगा तो जाऊंगा, रुद्र ने हाथ हिलाया। समर्थ के पास कोई चारा नहीं था सिवाय किराए के बादल लेने वाले घोड़े पर सवार होकर पहले रहस्यमयी आत्मा क्षेत्र की ओर चल देना। समर्थ के जाने के बाद रुद्र एक कोने में चला गया। जब कोई आसपास नहीं था, धुर्वेंद्र फिर से प्रकट हुआ। वरिष्ठ, क्या आप मुझे कुछ के लिए ढूंढ रहे हैं? रुद्र ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा। हालांकि उस समय धुर्वेंद्र के साथ यह सिर्फ एक सौदा था। धुर्वेंद्र ने अपने कर्तव्यों को पूरा किया था। अगर धुर्वेंद्र न होता तो चाचा और साक्षी के साथ पहले ही कुछ हो सकता था। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा, तुम्हारा महामहिम तुमसे मिलना चाहता है, धुर्वेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। बार बार उस महामहिम द्वारा देखा जाना यह दिखाता है कि महामहिम रुद्र को कितना महत्व देता है। महामहिम, रुद्र ने समायरा, उस महिला मार्शल रानी के बारे में सोचा। शाही राजधानी में पहुंचने के बाद वह चली गई थी। उसे मूल रूप से लगा था कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि धुर्वेंद्र बाद में उसे ढूंढने आएगा। महामहिम को मुझसे क्या काम है? रुद्र ने धुर्वेंद्र से पूछा। छोटे भाई, अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ आदेश मिला था कि मैं यहां तुम्हें ढूंढने आऊं। मैं मूल रूप से सिहल वर्ष पवित्र भूमि में तुम्हें ढूंढने जा रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें बाहर आते देखा तो मैंने यहां इंतजार किया। महामहिम क्या चाहता है? तुम महामहिम से मिलने के बाद फिर से पूछ सकते हो, धुर्वेंद्र ने कहा। मुझे परेशान करने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ, रुद्र ने कहा। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। धुर्वेंद्र ने एक हाथ रुद्र के कंधे पर रखा, जमीन से ऊपर उठा और उड़ गया। रुद्र धुर्वेंद्र के साथ एक बड़े रास्ते पर चला। यह रास्ता दूर तक फैला हुआ था और इसका अंत देखना मुश्किल था। रास्ते के दोनों छोर पर 30 फीट ऊंची दीवारें थीं। इन दीवारों पर घने संरचनाएं थीं। संरचनाओं के अलावा कुछ अनोखी भित्ति चित्र भी थे। ये भित्ति चित्र बेहद शानदार थे और इनमें चित्रित फूल, पक्षी, मछलियां और कीड़े इतने जीवंत थे कि वे जीवित लगते थे। रुद्र बता सकता था कि ये भित्ति चित्र निश्चित रूप से कुशल कारीगरों ने बनाए थे, और इतने सारे कुशल कारीगरों का उपयोग करके इतने शानदार भित्ति चित्र छोड़ने में सक्षम होना यह दिखाता था कि इस जगह का मालिक कितना असाधारण था। इस समय बाईं ओर एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दोनों दरवाजे वास्तव में दुर्लभ 10,000 परिष्कृत लोहे से बने थे और इनकी रखवाली 2 मजबूत पहरेदार कर रहे थे। दोनों पहरेदार मूर्तियों की तरह थे, लेकिन उनकी आंखों से एक ठंडी और डरावनी नजर निकल रही थी, जैसे कि वे अजनबियों को दूर रहने की चेतावनी दे रहे हों। मजबूत हत्या की मंशा। रुद्र ने 2 पहरेदारों को देखा। यह निश्चित रूप से बाहर कई सालों तक हत्या करने से प्रशिक्षित हत्या की मंशा होगी। ऐसे लोग यहां दरवाजे की रखवाली करने के लिए नियुक्त किए गए थे। वरिष्ठ, यह कहां है? रुद्र ने धुर्वेंद्र से पूछा। यहां, यह महान सिहल महल है, धुर्वेंद्र ने जवाब दिया। महान सिहल महल? रुद्र हैरान दिखा। पूरे शाही राजधानी में केवल एक ही जगह है जिसे महान सिहल महल कहा जाता है, और वह स्वाभाविक रूप से महान सिहल शाही परिवार का निवास है। पूरा राजवंश संभालने वाला शाही परिवार का मुखिया महान सिहल महल में रहता है। ऊंची दीवारों और चारों ओर बिखरी संरचनाओं को देखते हुए रुद्र के चेहरे पर थोड़ा सा भ्रम दिखा, क्योंकि उसकी मां यान लिंग्यू भी पहले यहां रहती थी। यह मेरी मां का पुराना घर था। इसके बाद रुद्र की आंखों में भ्रम गायब हो गया। वैसे भी यह उसका घर नहीं है। उसका घर सिहल राज्य के कलिंग में है। हालांकि वह जगह यहां जितनी अच्छी नहीं है, वहां एक गर्माहट है जो यहां से मेल नहीं खा सकती। अपने चाचा और साक्षी के बारे में सोचते हुए रुद्र को कृतज्ञता महसूस हुई। उसके माता पिता के गायब होने के बाद उन्होंने उससे नफरत नहीं की और उसे अपने रिश्तेदार की तरह माना। हालांकि वे खून से संबंधित नहीं हैं, रुद्र के दिल में वे उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। वरिष्ठ, क्या आप महान सिहल शाही परिवार से हैं?
रुद्र ने धुर्वेंद्र से पूछा, तुम्हारी दादी कभी महान सिहलशाही परिवार की राजकुमारी थीं, इसलिए तुम में भी महान सिहलशाही परिवार का खून है और स्वाभाविक रूप से तुम भी महान सिहलशाही परिवार के सदस्य हो, धुर्वेंद्र ने कहा। जब रुद्र और पूछने वाला था, धुर्वेंद्र पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था। मैंने सामने एक महल देखा। यह महल एक संरचना से अलग था। हालांकि बाहर से महल दिखाई देता था, लेकिन अंदर जाने के लिए संरचना से गुजरना पड़ता था। धुर्वेंद्र ने जल्दी से संरचना का एक कोना बंद किया और फिर रुद्र से कहा, महामहिम महल में है। महामहिम को ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ, चलो जल्दी वहां चलते हैं। रुद्र के बोलने से पहले धुर्वेंद्र ने हाथ हिलाया, हवा का एक प्रवाह उठाया और रुद्र को महल में ले गया। महल में कदम रखते ही रुद्र को एक भयानक दबाव महसूस हुआ। पूरे महल में हवा का प्रवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित था और अंदर की हर चीज जमी हुई लग रही थी। कितना भयानक एहसास! यह पहली बार नहीं था जब रुद्र ने समायरा की आभा महसूस की थी, लेकिन इस बार यह एहसास और भी भयानक था। यह स्पष्ट था कि समायरा ठीक हो गई थी। आ गए? एक परिचित आवाज सुनाई दी। एक पारदर्शी पर्दा रुद्र के चेहरे के सामने रुक गया और पर्दे के भीतर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उभरी और मुख्य सीट पर बैठ गई। पर्दे की एक परत के माध्यम से रुद्र अंदर के व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख सका, लेकिन वह अपने शरीर के आकार से बता सकता था कि यह समायरा थी। रुद्र ने महामहिम से मुलाकात की। रुद्र ने हाथ जोड़े। कुछ समय से नहीं देखा और तुमने कुछ प्रगति की है जो अच्छा है। हाँ, नहीं, तुम में न केवल तलवार की मंशा है बल्कि मुक्के की मंशा भी है। क्या तुमने मुक्के की मंशा को समझ लिया है? समायरा की आवाज में आश्चर्य था। मैं भाग्यशाली था, मैंने अचानक मुक्के की मंशा को समझ लिया, रुद्र ने कहा। अचानक? धुर्वेंद्र का गाल थोड़ा हिला। उसने देखा था कि रुद्र की तलवार की मंशा पहले से मजबूत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रुद्र ने वास्तव में मुक्के की मंशा को समझ लिया था। मुख्य बात यह थी कि रुद्र ने इसे अचानक समझने की बात कही थी और उसका लहजा ऐसा था जैसे वह इसे आसानी से समझ सकता था। धुर्वेंद्र ने सुना कि वह रुद्र को पीटना चाहता था। आपको पता है, धुर्वेंद्र ने शारीरिक मार्शल आर्ट्स का मार्ग अपनाया था। उसने दशकों तक अभ्यास किया था, लेकिन वह मुक्के की छाया तक को नहीं छू सका था। मुक्के की मंशा तो दूर की बात थी। आप, एक तलवार अभ्यासी, ने आसानी से मुक्के की मंशा को समझ लिया। क्या आप जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ अच्छी किस्मत है? समायरा ने गहरी आवाज में कहा। उसके अभ्यास स्तर से यह बताना मुश्किल था कि रुद्र की मुक्के की शक्ति बेहद मजबूत थी। अगर यह सिर्फ अभी अभी समझी गई मुक्के की मंशा होती तो यह इतनी मजबूत नहीं होती। आखिरकार मुक्के की मंशा का संचय तलवार की मंशा की तरह संबंधित मार्शल कौशलों के अभ्यास की जरूरत होती है, और यह मार्शल कौशलों की प्रगति के साथ बेहतर होती है। जितने अधिक शारीरिक मार्शल कौशल आप जमा करते हैं, उतनी ही मजबूत आपकी मुक्के की मंशा होगी। मैं सिर्फ भाग्यशाली था। न केवल मैंने मुक्के की मंशा को समझा, बल्कि मुझे एक शारीरिक सम्राट की विरासत भी मिली, रुद्र ने जल्दी से कहा। 100 शीर्ष स्तर के शारीरिक मार्शल कौशलों में निहित मुक्के की मंशा अभी अभी समझी गई मुक्के की मंशा से पूरी तरह अलग है। आप दूसरों से इसे छुपा सकते हैं, लेकिन समायरा से शायद नहीं छुपा सकते। शारीरिक सम्राट की विरासत। धुर्वेंद्र की माथे की नसें थोड़ी हिलीं और रुद्र को देखने वाली उसकी आंखों में जलन भर गई। यह सिर्फ मुक्के की मंशा नहीं है ना? समायरा ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। वह कैसे नहीं देख सकती थी कि रुद्र की तलवार की मंशा मुक्के की मंशा से ज्यादा कम नहीं थी। तलवार सम्राट की विरासत आनंद हवेली के अनाया ने हासिल की थी। वह मेरी तलवार लेना चाहती थी, इसलिए मुझे उसकी तलवार लेनी पड़ी, रुद्र ने सच कहा। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं थी। उस समय तलवार लेते हुए कई लोगों ने देखा था। आप कह रहे हैं कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि अब आपके पास तलवार सम्राट और शारीरिक मार्शल सम्राट दोनों की विरासत है? धुर्वेंद्र खुद को रोक नहीं सका और बीच में बोल पड़ा। उसका चेहरा पहले से ही नीला पड़ गया था और उसकी आंखें जलन से लाल हो गई थीं। वह रुद्र को और भी ज्यादा पीटना चाहता था। पहला भाग्य था, दूसरा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
तलवारबाजों के बीच तलवार के लिए लड़ाई के केवल दो परिणाम होते हैं, या तो दूसरों की मदद करना या खुद को मजबूत करना। मैं दूसरों की मदद नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुझे खुद को मजबूत करना पड़ा। रुद्र ने असहाय ढंग से कहा, तो मुझे बस आपको दिखावा करना ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने ऐसा दिखावा कर रहे हैं। धुर्वेंद्र ने गहरी सांस ली। अगर समायरा यहां न होती तो वह रुद्र को पीटकर अपना गुस्सा निकालता। कुछ समय से नहीं देखा, आपने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस व्यक्ति ने आपको चुना। समायरा ने यह कहा और जल्दी से विषय बदल दिया। ठीक है, मैं आज यहां आपको ढूंढने कुछ काम के लिए आई हूं। महामहिम, मैं केवल जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर हूं। मुझे डर है कि मैं आपके कहे हुए काम को नहीं कर सकता। रुद्र ने जल्दी से कहा, मार्शल सम्राट, जो काम लोगों से चाहता है वह आसान कैसे हो सकता है? मुद्दा यह है कि इसमें कोई फायदा भी नहीं है। जैसे कि रुद्र के विचारों को पढ़ते हुए समायरा ने कहा, जब तक आप मेरी इस मदद को पूरा करते हैं, मैं आपको तलवार सम्राट की बाकी 70% विरासत ढूंढने में मदद करूंगी, वरना आप खुद मुंह हवेली में जाकर इसे मांग सकते हैं। आनंद हवेली का मालिक आसानी से निपटने वाला नहीं है, आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। महामहिम, कृपया बोलें। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, आधे साल में, हर 5 साल में होने वाला दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन फिर से शुरू होगा। आपको आधे साल के भीतर जिफू क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और फिर मेरे वू कबीले की ओर से लड़ना होगा, समायरा ने कहा। धुर्वेंद्र ने समायरा को आश्चर्य से देखा और बोलना चाहता था, लेकिन अंत में उसने इसे वापस ले लिया क्योंकि रुद्र अभी भी यहां था। दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। यह मगध में हर 5 साल में होने वाला एक बड़ा आयोजन है। बीमो, शिवू, द्वारिका और महान सिंहल के 4 राजवंश लोग भेजेंगे। यह मगध के शीर्ष युवा मार्शल कलाकारों के बीच एक प्रतियोगिता है। उस समय आपको मगध के शीर्ष प्रतिभाओं के साथ लड़ने का एक दुर्लभ मौका मिलेगा, समायरा ने कहा। मगध का बड़ा आयोजन। रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद समायरा को देखा और कहा, इसमें कोई फायदा है? आत्मा हथियार क्या आप चाहते हैं? दक्षिण स्वर्गीय क्षेत्र सम्मेलन के हर सत्र में उच्च ग्रेड आत्मा हथियार पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। हर बार कम से कम 4 होते हैं और आप अधिकतम 4 उच्च ग्रेड आत्मा हथियार ले सकते हैं, समायरा ने कहा। उच्च ग्रेड आत्मा हथियार? रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं भाग लूंगा। ठीक है, आप आधे साल में मेरे परिवार की ओर से भाग लेंगे। उस समय कुछ भी आपको रोक न दे, वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। समायरा ने रुद्र को देखा। चिंता न करें महामहिम, चाहे कितना भी जरूरी हो, मैं इसे अभी के लिए छोड़ दूंगा। हालांकि अगर आप मुझे आधे साल बाद तियानवू सम्मेलन में भाग लेने के लिए कह रहे हैं, तो क्या तलवार सम्राट की विरासत को तब तक इंतजार करना होगा? अगर मुझे तलवार सम्राट की विरासत पहले मिल जाए तो मेरी ताकत और मजबूत होगी, रुद्र ने जानबूझकर या अनजाने में याद दिलाया। धुर्वेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। इस लड़के की हिम्मत इतनी थी कि वह सम्राट के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत कर रहा था। ऐसा करते हैं, 1 महीने के भीतर मैं धुर्वेंद्र से कहूंगी कि वह आपको बाकी 70% हिस्सा दे दे। आनंद हवेली का मालिक एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है। उसे उस जगह को खोलने के लिए मनाना बहुत परेशानी वाला होगा और इसमें कुछ समय लगेगा, समायरा ने कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। धुर्वेंद्र, उसे बाहर भेजो, समायरा ने कहा। धुर्वेंद्र ने जवाब दिया और रुद्र को बाहर भेज दिया और फिर वह जल्द ही वापस आ गया।